हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आप लोग हर वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि 2019 में जो ग्राफ का क्वेश्चन आया वो आपसे नहीं बन रहा है, तो मैं सोचा कि ग्राफ का बस क्यों पूरा ही अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं कि क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि 2019 सीजी सेट का जनरल पेपर जिसमें 50 क्वेश्चन आए थे, 100 नंबर के थे, मतलब हर क्वेश्चन 2 नंबर का था, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि दो स्टेशन ए और बीच की दूरी ए और बीच की दूरी 778 है। 778 है, ठीक है। एक ट्रेन ए से बी के बीच की दूरी 84 किलोमीटर पर आवर से कंप्लीट करती है। कितने किलोमीटर? 84 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी ट्रेन बी से ए की दूरी कितने देर में तैयार पूरी कर रही है? 56 किलोमीटर पर आवर। आप एक चीज देखो, यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है। एक ही डिस्टेंस में एक बार जा रहा है और वहीं से वापस आ रहा है, और हमको क्या निकालना है? तो इसकी पूरी औसत चाल। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा कि डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा और हमको औसत चाल निकालना रहेगा, तो इसका आप एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा लेना, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो देखो, इससे औसत चाल निकल जाएगा। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? ये है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो, दो हो गया। ये पहली स्पीड क्या है? 84 किलोमीटर। दूसरी स्पीड क्या है? 56 किलोमीटर। और नीचे क्या है? ऐड है। एक मिनट, नीचे क्या है? नीचे ऐड है। तो 84 प्लस 56 कर दो, क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका 2 इंटू 84 इंटू 56 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा ऐड होके? ये 130 140 140। तो देखो, ये कटा यहाँ पे, तो ये हो गया 70 70 हुआ। ये आपका 7 अट्ठे 56 होता है, और ये हो जाएगा 10 बार में जाएगा, ये है ना। फिर आप इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 5 बार में जाएगा, ये जाएगा 4 बार में। अब आप इसका इंटू कर लो, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो, 84 को जब आप 4 से इंटू करोगे तो 4 4 जा 16 का 6 1 4 8 जा 32 32 प्लस 1 33 336 अपॉन 5 हो जाएगा। 5 से जब आप इसको काटोगे तो 5 6 जा 30 5 7 जा 35.2, तो 67.2 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि श्रेणी पूरी पूरी करनी है, मतलब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। पहला मैथ्स का था, दूसरा रीजनिंग का है। तो ये कैसे बनेगा? देखो, 28 में जब आप 84 प्लस करोगे तो 112 आ जाएगा। 112 में 84 को ऐड करोगे तो 196 आ जाएगा। 196 और 112 आपका 308। 308 और 196 554 होता है, मतलब पहले के दो मिला के तीसरा बन रहा है ना। तो 504, सॉरी, 196 और 308 मिला के 504 होता है। तो 504 और 308 मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 812। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 संख्या वाले कस्बे में टोटल संख्या, यहाँ पे अपन लिखते चलते हैं ताकि कंफ्यूजन मत हो। टोटल 500 वाले कस्बे में 285 हिंदी बोलने वाले लोग हैं। हिंदी 285, 212 मराठी बोलते हैं। मराठी 212। फिर आपको अंग्रेजी 127 बोलते हैं। इंग्लिश 127 लोग इंग्लिश बोलते हैं। एक मिनट, इंग्लिश हो गया है ना। अब आगे देखते हैं। 20 हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं पर मराठी नहीं, तो अपन क्या कर लेते हैं? हिंदी प्लस अंग्रेजी कितने हैं? 20 है। मराठी नहीं है तो अपन उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखने का जरूरत भी नहीं है उसको, है ना। फिर दूसरा क्या है कि हिंदी और मराठी, हिंदी प्लस मराठी कितने लोग बोल रहे हैं? 20 लोग हिंदी, सॉरी 29 लोग हिंदी और मराठी बोल रहे हैं, और हिंदी और मराठी बोल रहे हैं पर अंग्रेजी नहीं। फिर 35 लोग अंग्रेजी और मराठी बोल रहे हैं। अंग्रेजी प्लस मराठी कितने लोग बोल रहे हैं? 35 लोग। ठीक है, पर हिंदी नहीं बोलते। ठीक है, शेष 50, इनमें से कोई भी भाषा नहीं बोलती, मतलब नन। नन लिख लेता हूं मैं, नन है 50। नन 50 है, और सब कितने लोग सब भाषा बोलते हैं? कुछ बोल रहे हैं कि नहीं? तो अपन ये मान लेते हैं कि सभी लैंग्वेज, मतलब ऑल ऑल लैंग्वेज बोल रहे हैं। एक्स लोग सभी लैंग्वेज बोल रहे हैं। ठीक है, तो कितने लोग इन तीन भाषाओं में केवल एक भाषा बोलने वाले हैं? मतलब देखो, टोटल 500 लोग हैं। हिंदी 285 बोलते हैं, मराठी 212 बोलते हैं, इंग्लिश 127 बोलते हैं। हिंदी और इंग्लिश 20 बोलते हैं, हिंदी और मराठी 29 बोलते हैं, इंग्लिश और मराठी 35 बोलते हैं। 50 लोग कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं, और अपन ये मान लिए हैं कि एक्स एक्स मात्रा के लोग ऐसे हैं जो सभी भाषा बोलते हैं, तीनों भाषा। हमको निकालना है कि केवल एक भाषा बोलने वाले इसमें कितने लोग हैं। देखो, क्वेश्चन लेंदी होने वाला है, इसलिए पहले ही मेंटली प्रिपेयर रहना। ठीक है, देखो यहां से अपन निकालते हैं। आप एक चीज बताओ मेरे को, केवल हिंदी बोलने वाले लोग कितने हैं? ओनली हिंदी। केवल हिंदी निकालेंगे अपन कैसे?
285 टोटल है, इसमें से माइनस कर दो आप, ये हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले 20 लोग हैं, सबसे पहले इसको माइनस करो। जब आप इसको माइनस किए, फिर हिंदी और मराठी बोलने वाले कितने लोग हैं? 29 लोग हैं, फिर इसको माइनस करो, क्योंकि इन दोनों में हिंदी वाले लोग हैं, लेकिन हमको कुल हिंदी निकालना है, और माइनस करो x, क्योंकि x में भी हिंदी वाले हैं। ठीक है, देखो टोटल 285 लोग हैं हिंदी बोलने वाले, जिसमें से 20 लोग हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बोल रहे, तो उसको घटाओ, तो यहाँ से अपना हिंदी निकल के आएगा। फिर हिंदी और मराठी बोलने वाले 29 लोग हैं, उसको घटाओ, और x जो सब बोलते हैं उसको घटा दो। क्या निकल के आया यहाँ से? ये हो जाएगा आपका 49, 285 से 49 घटाओगे तो क्या बचेगा? ये हो जाएगा आप, सॉरी, ये हो गया 35, ये हो गया 7, यहाँ से आया 6 आएगा ना, हाँ 3, 236, तो 236 माइनस एक्स, ये है, इतने लोग हैं जो कुल केवल हिंदी बोलते हैं, इतने लोग। ठीक है, चलो अपन देखते हैं कि केवल मराठी बोलने वाले लोग कितने हैं। ओनली मराठी, ओनली मराठी के लिए मराठी कितने लोग बोल रहे हैं? 212, इसमें हिंदी और मराठी बोलने वाले 29 हैं, इसको घटाओ, फिर आप घटाओ इंग्लिश और मराठी बोलने वाले लोग 35 लोग को, फिर आप माइनस करो x, क्योंकि x क्यों? क्योंकि हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मराठी सब है, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मराठी सब है, खिचड़ी है ये, इसको घटाओ इससे, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? तो देखो 212 है, 29 और 35 आप कितना हो गया? 4, 64, 65, 64, माइनस माइनस प्लस होता है ना, 64 घटा लो इसको, ये हो गया 12, ये हो गया 10, ये हो गया 1, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 4, 148, 148 माइनस x हो जाएगा ये। ठीक है, अब आप केवल ओनली हिंदी हो गया, मराठी हो गया, केवल इंग्लिश बोलने वाले लोग कितने हैं? देखो 127, 127 है, 127 में हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले सब 20 लोग हैं, घटाओ इसको, फिर इंग्लिश और मराठी बोलने वाले 35 हैं, घटाओ इसको, फिर टोटल है, घटाओ इसको, यहां से हमारे पास क्या निकल के आया? ये हो गया 55, और 127 में 55 घटाओगे, 55 ही हो रहा है ना, हाँ 127 से 55 घटाओगे, क्या निकल के आएगा? यहाँ निकल के आएगा 2, यहाँ निकल के आएगा 72, ये हो गया 72 माइनस एक्स, ये है टोटल इंग्लिश बोलने वाले लोग। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या निकल के आया? केवल हिंदी बोलने वाले हैं 236 प्लस एक्स, केवल मराठी बोलने वाले हैं 148 प्लस, नहीं सॉरी माइनस है, माइनस एक्स, 148 माइनस एक्स, फिर है अपने पास केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने भाई लोग हैं? 72 माइनस एक्स से भाई बहन लोग मिला के। ठीक है, अब देखो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको यहाँ से डिलीट करने वाला हूँ, क्योंकि जगह नहीं है ना, फिर मिक्स हो जाएगा। सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो इसको हटा रहा हूं मैं, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, फिर अपन इसको हटा देते हैं। अब हमको क्या निकालना है? केवल एक भाषा वाला निकालना है, यहाँ हमारे पास सारी जानकारी आ गई। अब आप एक बात बताओ मेरे को, टोटल 500 लोग हैं, तो 500 लोग बन कैसे रहे हैं? ये 500 बने कैसे? हमको ये भी तो पता होना चाहिए ना, 500 लोग बने कैसे? तो देखो केवल हिंदी बोलने वाले लोग कितने हैं? केवल देखो, ये हो गया 236 माइनस एक्स प्लस, अब केवल मराठी बोलने वाले 148 माइनस एक्स प्लस, केवल इंग्लिश बोलने वाले 72 माइनस एक्स, ये हुए। अब आप एक बात बताओ मेरे को, इसमें से हमारे कितने लोग हैं? देखो इसमें हमारा हो जाएगा, ये जो 20 टोटल बताना है ना आपको, टोटल कैसे बन रहा है, ये 20 लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश मिल के बोल रहे हैं, फिर प्लस हिंदी और मराठी वाले 29 लोग हैं, प्लस इंग्लिश और मराठी वाले 35 लोग हैं, 50 लोग सब बोलने वाले हैं वो, और जो सॉरी 50 लोग जो कुछ नहीं बोलने वाले वो, और जो सब बोलने वाले एक्स, यही मिला के 500 हो रहा है ना। बस इसको सॉल्व कर लो। अब आप जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो इक्वेशन कैसे बनेगा, यहाँ पे ये एक एक्स है तो इसको तो आप काट दो किसी भी एक एक्स से, क्योंकि ये प्लस है तो ये खुलेगा तो सब बन जाएगा, है ना। अब देखो आपकी 236, 148 और 72 कितना कितना है? 236 प्लस 148 प्लस 72 प्लस करोगे आप क्या करोगे? 20 प्लस 29 प्लस 35 प्लस 50, इतना करोगे तो आपके पास क्या निकल के आ रहा है? हमारे पास यहां से निकल के आ रहा है 590 प्लस, सारी संख्याओं के से 590 निकल के आ रहा है। ठीक है, 590, और ये देखो यहाँ पे एक ये माइनस एक्स है, ये माइनस एक्स, और ये एक माइनस एक्स यहाँ पे बच रहा है, तो ये माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या है? 500। तो देखो एक बात बताओ मेरे को आप लोग,
यहां से आप क्या निकालोगे, देखो ये 500 हुआ, ये 590, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन क्या लगता है माइनस, तो माइनस 2x ये हुआ। अब देखो जो 590 है, ये जो माइनस वाला है आप इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया 2x, माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा 2x इक्वल टू 590 माइनस 500, क्या बचा हमारे पास 90, 90 बचा, जगह नहीं बची, 90 बचा लेकिन जगह नहीं बची। यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, रुको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो देखो क्या निकल के आ रहा है, एक मिनट ना, 2x इक्वल टू 90 निकल के आया है, x 2 से 90 को काट दोगे तो x इक्वल टू क्या बचेगा, x इक्वल टू बचेगा 45। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 45 निकल के आई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, x की वैल्यू 45 अपन निकाल लिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बता रहा हूँ। ले लिए, चलो मैं हटा रहा हूँ ना इसको, यहाँ से इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। x की वैल्यू 45 आई। अब हमको क्या निकालना है, कोई भी एक भाषा बोलने वाला है, तो देखो एक भाषा बोलने वाला हमारे पास यहाँ पे जानकारी दी हुई है, जानकारी दी हुई है ना, देखो हिंदी, केवल हिंदी बोलने वाले लोग कितने हो जाएंगे, 236 माइनस 45, क्योंकि यहाँ पे x है ना, x की वैल्यू आप रखते जाओ। केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने हो जाएंगे, 72 माइनस 45। फिर केवल मराठी बोलने वाले कितने हो जाएंगे, 148 माइनस 45, ये हुआ। अब देखो केवल हिंदी बोलने वाला क्या निकल के आया, यहाँ से 6 में से 5 गया तो 1, और 23 में से 14 गया तो 9, 191, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आया 27, यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आया 103। ये जो 3 जानकारी आपके पास आ रही निकल के, यही तो हमारा आंसर है। केवल एक भाषा बोलने वाला है ना, तो केवल हिंदी बोलने वाले 191 है, केवल इंग्लिश बोलने वाले 27 और केवल मराठी बोलने वाले 103। इन तीनों का आप टोटल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इन तीनों को क्या कर दो टोटल, तो देखो 3 लास्ट में क्या आ रहा है, 1 11 7 3 10 11 का 1 1 9 2 11 1 12 का 2 1 1 1 2 3, 321 लोग ऐसे हैं जो केवल एक भाषा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अब आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़े, आगे देखें कोई क्या है आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अब यहाँ से अपना कुछ क्वेश्चन अपने कॉन्सेप्ट ये वाले रहेंगे जीके टाइप के, और फिर उसके बाद हमारा फिर ग्राफ का क्वेश्चन आएगा जिसके लिए अपन मेन आए हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, रूटर्स। रूटर्स ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, राउटर बोलते हैं ना, राउटर नेटवर्क को, तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो रूटर्स के विषय में निम्न में से कौन सा सही है। एक ऑप्शन नंबर ए कि रूटर बहु नेटवर्क को जोड़ता है, सही बात है। रूटर केवल वायर्ड यंत्रों के लिए नेटवर्क के संयोजन की सहूलियत देता है, गलत है ये। फिर क्या है आपका, रूटर कंप्यूटर को आईपी एड्रेस देता है, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर सी सही, आईपी एड्रेस देता है। फिर अगला क्या है आपका, रूटर के में आईपी एड्रेस का निकाय होता है, तो जब आईपी एड्रेस देता है तो निकाय भी होगा, तो ये भी सही है, मतलब ए सी डी सही है। ए सी डी किसमें है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सामान पर एक उत्पादक खुदरा मूल्य पर 36% छूट देता है, तो उसे 8.8% लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि छूट को 24% कम किया जाए। बहुत सिंपल तरीके से अपन इसको देखते हैं, एक ट्रिक नहीं, सिंपल। देखो कॉस्ट प्राइस आप मान लो 100 रुपए, 100 रुपए है। किसी सामान पर एक उत्पादक खुदरा मूल्य पर 36% छूट देता है, तो उसे 8% लाभ होता है। सेलिंग प्राइस 8% प्रॉफिट में है, प्रॉफिट में, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका 100 का आप 8.8% निकालोगे तो 8 रुपए 80 पैसा होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 108 रुपए 80 पैसा हो गया। लेकिन ये क्या है, ये माइनस आप जब करोगे कितना, 36%, क्योंकि आप कमीशन दे रहे हो ना, तो मतलब हमारा कितने परसेंट का वैल्यू है, ये है हमारा 64% का वैल्यू। कितना, 108.8 रुपीज, ये 64% का वैल्यू है, क्योंकि कमीशन भी तो 36% इसमें जुड़ा हुआ है। यदि छूट को 24% कम किया जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो अभी 64% का रेट ये है, तो हमारा हमको अब कितने का निकालना है, 24% कम किया जाए अगर इसको छूट को, अभी छूट कितना 36% है, अब आप इसको 64% कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 12%। 12% होगा ना यार, 6 है, 100% है, देखो 36% है, 36% में से आप 24% कमीशन कम कर दो, छूट कम कर दोगे अगर,
छूट कम कर दोगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 12, तो 12% निकल के 12% है तो 12% आप इससे घटा दो तो कितना 88% की वैल्यू हमको निकालना है। अब 88% की वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे आप, देखो 108.8 है जो, ये कितने परसेंट की वैल्यू है 64, तो इससे हमारा 1% का वैल्यू आ गया, और जब 1% का वैल्यू आ गया तो अपन 88 को इससे इंटू कर देंगे तो हमारा पूरे का वैल्यू आ जाएगा। तो क्या होगा देखो, पहले पॉइंट को काट लो, पॉइंट को काटोगे तो इसके नीचे 10 लगा लो, पॉइंट के बाद एक अक्षर है ना इसलिए, 8 8 64 होता है, ये 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा क्या, फिर ये क्रॉस हो रहा है इससे 8 से, 8 1 8, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। देखो 8 1 8, 8 3 24, बचा 48 6, इतना हुआ। यहाँ पे 10 है तो इसको छोड़ दें तो ऊपर पॉइंट पॉइंट का खेल हो जाएगा। देखो 136 को इंटू करोगे 11 से, क्या बचेगा यहाँ पे 136 और 136, ये हो गया आपका 6, ये हो गया 9, ये हो गया 4, ये हो गया 1, तो कितना निकल के आया, यहां से हमारा वैल्यू निकल के आ गया 1496। एक मिनट ना, 1496 ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई। तो देखो 1496 अपॉन 10, अब 10 से आप इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 149.6। अब एक बार बताओ मेरे को आप, ये जो 149.6 है टोटल वैल्यू हो गई, प्रॉफिट पूछा है कितना होगा, हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, 149.6 है सेलिंग प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस आया, प्रॉफिट कितना आया 49.6, तो 49.6% ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहीं पे भी किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। देखो कॉस्ट प्राइस अपन 100 माने, सेलिंग प्राइस 8.8% मिला के है तो 108%, 108 रुपए 80 पैसे का सेलिंग प्राइस हो गया। 36% की छूट देते हैं तो सेलिंग प्राइस हमारा 64% बचा, वो 64% की वैल्यू अगर 108 रुपए 8 पैसा है तो लॉजिक से अगर अपन यहाँ निकालते तो 1% का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि छूट 24% कम कर दी जाए। छूट आप 24% कम करोगे तो मतलब 36 से आप 24 को हटा दो तो बचा 12% का घटाना है हमको, जब 24% कम हुआ है वहां से तो 100 से हम 12 घटा दिए, हमारे पास क्या बचा 88%। परसेंट का खेल चल रहा है ना, एक्स वाई मान के निकालते बहुत लंबा जाता है, ये मैं आपको शॉर्ट में बता दिया हूँ। 88% निकला, हम 1% की वैल्यू को जो निकाले थे उस यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल ली, 108.8 से 64 को डिवाइड करके 1% की वैल्यू आ गई, 1% की, और उसको 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100% से हम 12 को घटाए, हमारा 88% का वैल्यू निकालना है तो उसे 1% की वैल्यू को हम 88% से इंटू कर दिए तो हमारा आंसर निकल के आ गया, जो कि है 149.6, ये हमारा आंसर हो गया सेलिंग प्राइस। और यही सेलिंग प्राइस में से 49.6 रुपए हमारा प्रॉफिट है। और अगर आप 49.6 रुपए को 49, एक मिनट, 149.6 है ये प्रॉफिट है, ये एसपी है सेलिंग प्राइस है, इससे 100 हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस है तो 49.6 हमारा प्रॉफिट है। इसको अगर आप 100 से इंटू करते हो, 100 हमारा सेलिंग प्राइस, 100 कट जाता, कॉस्ट प्राइस 100 है तो 49.6 ही तो हमारा परसेंट आता, यही हमारा परसेंट है यहाँ पे। अब मेरे को उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर अभी भी कोई डाउट होगा तो कमेंट में आप पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न को सम्मिलित करो, निम्न को सम्मिलित करो। इस एक तरफ आपको कुछ वर्ड दिए हुए हैं, अगले तरफ दूसरे वर्ड दिए हुए हैं, तो उनका मिलाने से क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंसर नंबर सी, आप इसको मैच कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा अनुसंधान परिकल्पना नहीं है, इनमें से कौन सा अनुसंधान परिकल्पना नहीं है। तुलनात्मक, तुलनात्मक तो करना पड़ेगा, शून्य, अंतरकाल कार्यात्मक और आपका विभेदी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अंतरकार्यात्मक, इंटरेक्शनल हाइपोथेसिस इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अनुसंधान परिकल्पना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एनारोबिक डाइजेशन बायोमास को परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है, मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कि साहित्य चोरी ना तो कथन दिया हुआ है 3 और आपको सही बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। साहित्यिक चोरी ना तो नागरिक ना ही आपराधिक अपराध है, सही बात है ये, क्योंकि ये एक आपको ये रोजमर्रा के जीवन में है, ये आपको एक प्रकार से मतलब सोचना पड़ेगा, इसके लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अगर किसी और के कुछ लिखे हुए बोले हुए चीज को हम उठा लेते हैं, जैसे अगर आप यूट्यूब देख लो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनमें आप कुछ स्नैपचैट,
अगर किसी और का कुछ चीज अगर आप इसमें यूज करोगे तो आपको स्ट्राइक रेट बोल रहा हूँ, सॉरी, कॉपीराइट स्ट्राइक देता है ना, तो लेकिन वो उसका कुछ आपराधिक नहीं निकाल सकता अगर आप उसको गलत तरीके से नहीं पेश कर रहे हो। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी जो लिख के गए हैं, अगर कोई उसको आज लिख देता है तो वो अपराध नहीं है, लेकिन एक प्रकार से दिमाग में तो रहेगा ना कि हम गलत काम कर रहे हैं, किसी और की चीज को हम अपना बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या है, साहित्यिक चोरी गैर कानूनी है। अभी गैर कानूनी तो नहीं है, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, कानून में इसका कोई जिक्र नहीं है कि इसके लिए क्या है ना, तो गैर कानूनी नहीं है। साहित्यिक चोरी अनैतिक है, बस मैं यही समझाना चाह रहा था कि अनैतिक है ये, इसके लिए कोई कानून नहीं है लेकिन अनैतिक है। तो 1 और 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा आप अप्रायोगिक अनुसंधान में नहीं डाला जा सकता, अप्रायोगिक बोल रहा है, ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, घटना अध्ययन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, तुलनात्मक नहीं है। स्मृति तो होना चाहिए, याद होना चाहिए, बोध होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, विचारात्मक होना चाहिए, लेकिन तुलनात्मक क्या होता है, ये कि नेगेटिव सेंस में चले जाता है ना, नेगेटिव सेंस में चले जाता है, इसलिए तुलनात्मक स्तर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम सही है, कौन सा क्रम सही है, तो इसका सही आंसर है आपका ये वाला, ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ देखो, इसी की बात कर रहा था मैं, इसमें आप लोग को डाउट था ना, तो इसको अपन बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। इसमें ये आप लोग से इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि आप लोग इस हिस्से को पढ़े नहीं हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखो, ये आपका दिया हुआ है वर्ष, ये आपका दिया हुआ है खर्चे डॉलर में, ये PQRS क्या क्या हुआ वो दिया हुआ है। देखो, यदि मान लिया जाता है जो देश हथियार पर अधिक निवेश करता है वह असुरक्षित महसूस करता है, विदेशी मुद्रा में की कमी होती है, राजनीतिक स्थिरता का सामना करता है, पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बिगड़े हैं, आर्थिक प्रगति बाधित है। ये देखो यहाँ पे बाधित है ना, इसीलिए आपसे बन नहीं रहा क्योंकि आप नीचे पढ़े नहीं हो। इसका एक कॉन्सेप्ट है नॉर्मल सा कि जो जितना ज्यादा खर्चा कर रहा है वो उतना ज्यादा इनसिक्योर है, और उसकी अब ज्यादा खर्चा कर रहा है तो अर्थव्यवस्था से ज्यादा पैसा लगेगा, है ना। तो देखो, 2012 से 2018 के दौरान किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक बाधित हुई है, तो देखो, पी की अर्थव्यवस्था से कितना पैसा खर्च हुआ है, जिसका जितना ज्यादा खर्च उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ज्यादा बाधित, है ना। तो देखो, पी क्या है, पी डॉट डॉट वाला है, तो ये डॉट डॉट वाला हो गया, 10 20 10 20 30, ये तीनों मिला के हो गया 60, 60 और 30 90, 90 और 40 130, 130 और 20 हो गया 150, 150 और ये कितना है 40 है ना, 190। पी का कितना है, पी का है 190। ये सब करोड़ों में चल रहा है, देखो मिलियन डॉलर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, मैं बार बार लिखूंगा नहीं क्योंकि टाइम लगेगा और जगह कम बचती है। फिर देखो क्यू का कितना है, क्यू क्या है, क्यू है सीधी लाइन, ये है क्यू, 40 40 80 80 और ये देखो बीच में है ना, ये 40 और 50 के बीच में तो 45, 40 40 80, 80 और 45 आपका 125, 125 और फिर यहाँ आ जाओ, 125 और 20 हो गया 145, 145 और 30 हो गया 175, 175 और 30 हो गया 205, 205 और 60 हो गया 265, तो ये 265, ठीक है। सब मिलियन करोड़ में चल रहा है ना, डॉलर में, मिलियन डॉलर में। फिर है आपका आर, आर क्या है, आर ऐसे जिगजैग वाला, ये वाला, तो 20, 20 और 50 60, 20 और 50 70, 70 और 40 110, 110 और 40 150, 150 और 50 200, 200 ये और 10 210 और ये 20, 210 और 20 230, 230। अब क्या है एस, एस में क्या है, ये वाला लास्ट वाला जो अलग सा डायग्राम डिजाइन बना हुआ है, इसको जोड़ लेते हैं। ये है आपका 30, 30 30 60, 60 10 70, 70 और 50 120, 120 और 20 140, 140 और 40 180, 180 और 30 210। तो देखो, इसमें सबसे ज्यादा खर्चा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा खर्चा उसकी अर्थव्यवस्था उतनी बाधित, नीचे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्यू, क्यू सबसे ज्यादा खर्चा किया है ना, तो क्यू में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, डाउट होगा तो पूछ लेना। कौन सा देश 2012 से 2015 के दौरान सबसे अधिक विदेशी मुद्रा खोया, खोया बोल रहा है, फिर वही ऐड करना है हमको, क्योंकि जो जितना ज्यादा खर्च खर्च किया होगा उतना ही ज्यादा खोया होगा ना। तो देखो, कब से कब तक, 12 से 15 तक, तो 12 से 15, 12 से 15 एक लाइन खींच लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो, यहां तक बस, मतलब यहां तक हमको देखना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। पी, पी क्या है, पी है ये टिकटॉक वाला, तो 10 डॉट डॉट वाला है ना, 10 20 30, 30 और 30 60,
60 और 30 90, 60 और 30 90, बस यहीं तक का देखना है। तो ये 90 हुआ, 15 तक का देखना है ना, 2 से 15, ये 15 है। एक बार और चेक कर लेता हूँ, 50 60, हाँ 60 और 30 90, ठीक है। क्यू का कितना है, देखो क्यू है, ये सीधी लाइन, ये है क्यू। 40 40 40 80 80 और 45 125, 125 और 20 145, 125 और 20 145। फिर क्या है, फिर है आर। आर कहाँ पे, जिगजैग, ये जिगजैग। एक चीज इस क्वेश्चन में मालूम क्या अच्छा हुआ है, देखो पी क्यू आर एस यहाँ पे जैसा दिया हुआ है ना, वैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे डाउट नहीं हो रहा। नहीं तो आपको पेपर में ना इसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है, कहीं ऊपर नीचे ना हो। देखो आर क्या है, आर जिगजैग वाला है, तो ये है 20, 20 और 50 70, 70 और 40 110, 110 तो 40 150। फिर क्या है आपका एस, एस मतलब डिजाइन, 30 30 30 60, 60 और 10 70, 70 और 50, 70 और 50 120, 120। तो देखो सबसे ज्यादा खर्चा आर कर रहा है, तो सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भी इसका निकला होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं बताऊं सही, मेरे को ना बहुत अच्छा लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता पा रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग पूछ रहे थे ना कि बन नहीं रहा है बन नहीं रहा है बन नहीं रहा है, तो अच्छा भी लग रहा है बताने में। तो देखो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है कौन सा देश 2014 से 2017 के दौरान सबसे अधिक राजनीतिक अस्थिरता का सामना किया है। वही चीज है कि जितना ज्यादा खर्चा करेंगे उतना ज्यादा स्थिर रहेगा उनका इकोनॉमी। तो 2014 बोल रहा है, तो यहां से, एक मिनट, 2014 बोल रहा है ना, मतलब यहां से, अरे अरे लाइन भी नहीं खिंचा रहा है, यहां से लेके 2017 है ना, यहां तक, यहां तक इन दोनों के बीच का पूछ रहा है खर्चा। तो देखो पी का निकाल लो, पी डॉट डॉट है, यहां से निकालना है वहां से नहीं निकालना है, ठीक है। 30 30 60, 60 और 40 100, और आपका 100 और 100 और 20 120। तो पी का हो गया 120। अब आपका है इसका है क्यू का, क्यू का सीधी लाइन, ये कहां से निकालना है, यहां से निकालना है 14 से। तो ये 45, 45 और 20 65, 65 और 30 95, 95 और 30 125, 125। फिर आपका आर, आर कहाँ पे है, आर भाई सब कौन से हैं, जिगजैग वाले। जिगजैग कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे। 40 40 40 80, 80 और 50 130, 130 और 10 140, 140। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा एस, एस मतलब डिजाइन। डिजाइन हमारा कहाँ से चालू होता है, यहाँ से देखो 10, 10 और 50 60, 60 और 20 80, 80 और ये कितना 40 है, 80 और 40 120। तो यहाँ से हमारा क्या आंसर निकल के आ रहा है, यहाँ से भी हमारा आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी आर, कि आर सबसे ज्यादा अस्थिर है, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा खर्चा हुआ है, ठीक है। राजनीतिक अस्थिरता भी उसी से आएगी, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़े हैं उसको, यहाँ पे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिसका जितना ज्यादा खर्चा उसमें उतनी ज्यादा प्रॉब्लम है ना। जैसे घर भी होता है ना, कि अगर आपका बजट बिगड़ा तो सब बिगड़ा, प्रॉब्लम होगा फिर वहां पे। तो देखो 2012 से 2018 के बीच किन वर्षों में सभी चार देश एक को छोड़कर हथियारों पर खर्च बढ़ाया है। मतलब चार देश हैं, इसमें तीन देश हथियार के खर्च को बढ़ा दिए हैं और एक देश नहीं बढ़ाया है, कम किया या फिर बराबर होगा, कांस्टेंट होगा। देख लेते हैं। देखो 14 में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, 14 14 ये है 14, तो ये है यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे स्थिर है, यहाँ पे स्थिर है। तो लेकिन वहां पे दो की बात हो रही थी, ठीक है, एक और देख लेते हैं। यहाँ पे तो गिर रहा है ना, तो नहीं ये तो गलत हो गया। 14 है ना, देखो 13 से भी अगर आप देखते हो, 13 से 14 में तो ये घट रहा है, लेकिन बढ़ाने की बात हो रही है ना, तो ये बढ़ रहा है ये घट रहा है, नहीं गलत है। देखो 16, 16 है, तो 16 बोल रहा है, तो मतलब हमको 15 16 देखना पड़ेगा। तो देखो ये 15 है ना, तो ये देखो एक बढ़ा एक बढ़ा एक बढ़ा, केवल ये है एस जो घटा है, तो ये सही आंसर हो सकता है, ठीक है। 16 तो सही है, 18 चेक कर लेते हैं। तो वो 17, 17 से 18 में देखो ये बढ़ा 18 से, ये बढ़ा ये बढ़ा, तो 17 से 18 आप देख रहे हो ना, 15 से 16 देखोगे, 17 से 18 देखोगे, तभी तो आप उस वर्ष का निकाल पाओगे। तो देखो ये बढ़ा ये बढ़ा ये बढ़ा ये घटा, और फिर यहाँ से देखो 15 16 में देखो ये बढ़ा ये बढ़ा ये बढ़ा ये घटा, एस घटा था वहां पे और एस घटा है यहाँ पे भी, बाकी आपका पी क्यू आर बढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और सारे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, मेरा यही मोटिव है बस।
देखो कौन सा देश 2015-2018 के दौरान सबसे अधिक असुरक्षित महसूस किया? फिर वही बात कि सबसे ज्यादा असुरक्षित मतलब सबसे ज्यादा खर्चा 15 से 18 की बात हो रही है। तो देखो 15, ये 15 और ये 18 लास्ट, यहां से देखना है। तो देखो पी कितना है, पी का खर्चा कितना है, पी का खर्चा है पी डॉट डॉट डॉट, ये वाला कहां से जोड़ेंगे 15 से, मतलब 15 मतलब यहां से, तो ये डॉट है यहाँ पे 30, 30 और 40 70, 70 और 20 90, 90 और 40 130, 130। फिर क्यू है, क्यू कौन सा है, सीधा लाइन, कहाँ है क्यू, कहाँ है भाई, ये है तो 20, 20 और 30 50, 50 30 80, 80 और 60 140, क्यू 140। अब क्या है आर, आर कहाँ पे है, आर है जिगजैग, तो ये है आर 40, 40 50 90, 90 10 100, 100 और 20 120। अब क्या है हमारे पास बचा एस, एस मतलब डिजाइन, एस कहाँ है, एस कहाँ है, एस कहाँ है, ये है एस 50, 20 70, 70 और 20 110, 110 और 30 140, 140। तो सबसे ज्यादा स्थिर यहाँ पे क्या है, नहीं दो कैसे 140 हो सकता है, काउंटिंग मिस्टेक हुई है मेरे से, काउंटिंग मिस्टेक हुई है मेरे से, मैं देख लेता हूँ एक बार और। देखो पी कहाँ है, पी है सीधा लाइन, नहीं डॉट डॉट है, पी पी ये है ना, 30, 30 और 40 70, 70 70 और 20 90, 90 और 40 130, ठीक है। क्यू कितना है, क्यू है हमारा सीधा लाइन, क्यू है ये 20, 20 और 30 50, 50 30 80, 80 और 60 140, ठीक है ये भी। आर कितना है जिगजैग, ये 40, 40 50 90, 90 और 10 100, 100 और 20 120, ठीक है ये भी। एस क्या है डिजाइन, एस है ये 50, 70, 70 40 110, 110 और 30 140, ये भी सही है। मतलब देखो क्यू और एस दोनों ही सेम होगा, ये क्वेश्चन विलोपित हुआ होगा, मैं लिख के बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन विलोपित हुआ हो, क्योंकि अपन इससे आंसर निकाल ही नहीं सकते, दो ठो तो कॉमन हो गया ना, तो कहां से निकाल देंगे। ये क्वेश्चन आपका व्यापम में विलोपित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 17 तक, ये जो क्वेश्चन आए थे आपके, ये जो देख नहीं सकते उनके लिए थे, ठीक है, ये आपके लिए नहीं थे, लेकिन ये क्वेश्चन मैथ से ही रिलेटेड है, तो मैं बोला इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे एक कंपनी के कुछ एक्सपेंसेस है, उन एक्सपेंसेस को परसेंटेज में बांट के बताया है, ठीक है, तो अपन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि ऋण पुनर्भुगतान व्यय उपकरण फर्नीचर की खरीदारी एवं उनकी मरम्मत पर की गई व्यय का कितना प्रतिशत अधिक है। लोन वाला कितना परसेंट अधिक है फर्नीचर वाले से, ठीक है, तो देखो लोन वाला कितना है 17.5, 17.5% है, किससे निकालना है, तो निकालना है हमको फर्नीचर वाले से, तो ये फर्नीचर वाला है 12.5% और ये लोन वाला है 17.5%, ठीक है। तो 12.5%, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 5 हो गया। निकालना किससे है, 12.5 से, तो हम अमाउंट ना निकाल के हम डायरेक्ट परसेंटेज से ही आंसर निकाल लेते हैं। देखो ये पॉइंट है, पॉइंट को काट के अपन इसको ऊपर ले आए यहाँ पे, बस आप इसको कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे ये 25 से जाएगा 5 बार में, 25 से जाएगा 4 बार में, ये 5 से 5 कट गया, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 40%। क्या ऑप्शन में, ऑप्शन में नहीं है तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, यदि सुरक्षा व्यय की राशि 2.10 करोड़ हो तो नए उपकरण फर्नीचर और उनकी मरम्मत करो के व्यय की गई राशि का अंतर ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। देखो 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 10 लाख आपका किसका दिया है, हमारा ये दिया है सिक्योरिटी का, तो सिक्योरिटी कहाँ पे है, देखो 15%, तो अपन जब इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि मरम्मत और कर व्यय का अंतर की राशि। तो देखो मरम्मत की राशि कितनी है आपकी 12.5% और कर कितना है तो 10%, तो यहां से कितना आया अंतर 2.5। देखो एक्स वाई करके निकालोगे ना तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए अपन जब भी डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं और ग्राफ वगैरह का, ठीक है। तो 2.5 अपन निकाल लेंगे। देखो 15 से डिवाइड किया तो 1% की वैल्यू आ गई, अपन यहाँ 2.5% का वैल्यू निकाल लिए। पॉइंट काटोगे तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कटा, ये कटा 3 बार में 5 से, ये कटा 5 बार में, आप इसको काट लो किससे, 3 से काटोगे तो 3 7 जा 21, फिर 1 2 3 4 5, 5 जीरो, 3 4 5, 5 जीरो इंटू ये 5, तो कितना निकल के आ जाएगा 35 लाख। 35 लाख रुपए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, मेंटेनेंस एवं नए उपकरण और फर्नीचर की खरीदारी और उनकी मरम्मत पर की गई व्यय की कुल राशि एवं कर तथा ऋण भुगतान, ठीक है, अपन निकाल लेते हैं, इसका अनुपात निकालना है ना। तो देखो एक्स वाई माने का आप कहाँ अमाउंट निकालते रहोगे, अपन डायरेक्ट रेशियो निकालेंगे, और इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप बनाया करो, प्रैक्टिस किया करो, ताकि आपके लिए हमेशा
आपसे आगे भी बने। तो देखो मेंटेनेंस का कितना है, मेंटेनेंस का है, मेंटेनेंस ये है, मेंटेनेंस का है ये 20, तो ये 20 हो गया, 20 प्लस नए उपकरण ये 12.5, कितना है 12.5% है, ये 12.5। इन दोनों का टोटल को निकालना है, और किसका निकालना है, और आपको निकालना है, एक मिनट यार इसको मैं यहाँ पे बगल में ही लिख लेता हूँ ना, रेशियो निकालना है ना डायरेक्ट। देखो रेशियो किससे निकालना है, तो कर कहाँ पे है, कर ये है कर 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस ऋण भुगतान कहाँ है, ये है 17.5, ये 17.5। अब निकाल लो, देखो इन दोनों का टोटल हो गया 32.5 और इन दोनों का टोटल हो गया तुम्हारा 27.5। पॉइंट से पॉइंट काट दो और इसको आप 5 से काट लो, 5 से काट लो, 5 से मत काटो, डायरेक्ट 25 से काटो। देखो 25 से कम 25 बचा क्या, यहाँ से 7 75, 25 दिया 75, 25 से इसको काटोगे तो 25 से कम 25, फिर ये 25 से कम 25, तो 11 13:11। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ, अरे इधर आ जाते हैं, यदि ऋण पुनर्भुगतान की राशि 2.45 करोड़, 2,45,00,000 रुपए, 2.45 करोड़ मतलब वही होगा ना, हो किसके, ऋण भुगतान की। ऋण भुगतान कहाँ है भाई, ये 17.5% की वैल्यू बोला था, तो अपन यहाँ पे 1% की वैल्यू निकाल ली है। तो सुरक्षा कर एवं कामागार लाभ फंड पर व्यय की गई कुल राशि, क्या सुरक्षा कर और कामागार लाभ, तो देखो सुरक्षा कर और कामागार, तो देखो सुरक्षा का 15, सुरक्षा का 15, फिर आपका कर का 10 और कामागार फंड का 5, इसका हम निकाल लेंगे टोटल। यहां से हम 1% का वैल्यू निकाल लिया और यहां से हम टोटल का निकाल लेंगे। तो देखो 2,45,00,000 रुपए। जब आप ऐसे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे ना, तो आप एग्जाम में भी बढ़िया से कॉन्फिडेंट रहोगे और ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाओगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 पॉइंट है, पॉइंट 1 ऊपर बढ़ा दो, ठीक है। अब देखो आप ये सोच रहे हो क्या कि मैं यहाँ काट रहा हूँ तो नीचे क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि नीचे लिखूंगा तो फिर तो ऊपर ही चले जाएगा ना, इसलिए इसको डायरेक्ट मैं ऐसे लिख रहा हूँ। 5 से काटना चालू करो, 5 से आप इसको काटोगे तो जाएगा 2 3 3 बार में 5 बार में, 3 बार में जाएगा ना, हाँ 3 बार में 5 बार में, ये जाएगा 6 बार में, फिर ये जाएगा 7 बार में, ये जाएगा कितने बार में, 2 बार में। अब ये क्या, इसको डायरेक्ट आप 7 से काटो, 7 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35 और पीछे 5 0, 1 2 3 4 5। तो देखो 35 लाख है नहीं, हाँ ये 35 लाख है, 35 लाख का इंटू 2 से करेंगे तो 70 लाख हो गया, 70 लाख हो गया, 70 छक्के 7 छक्के 42, तो ये हो जाएगा 4,20,00,000, 4,20,00,000 रुपए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए उपकरण फर्नीचर एवं उनकी मरम्मत पर व्यय की गई राशि कंपनी के कुल व्यय का कितना गुना है, कंपनी के कुल व्यय का कितना गुना है पूछ रहा है। नए उपकरण फर्नीचर एवं उनकी मरम्मत पर व्यय की गई राशि कंपनी के कुल व्यय का कितना गुना है। अच्छा, कंपनी का कुल व्यय कितना है, कुल व्यय कितना है, देखो ये 20 40 40 और ये 17.5 और ये 12.5 मिलके हो गए 30, 40 और 30 70, 70 और ये 15 और ये 15, हमको व्यय ही दिया हुआ है तो यहाँ पूरा 100 हो गया है ना, कितना हो गया, 100 हो गया, 100%। और हमारा नए उपकरण वाला कितना है, कहाँ है तामझाम नया उपकरण, ये है 12.5, 12.5%। कुछ मत करो, यहाँ पे क्या पूछा देखो, कभी अगर हिंदी में कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश पढ़ लो। द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ये दिस। नए उपकरण एवं मरम्मत की गई खांची कंपनी कुल व्यय कितना परसेंट है, कितना गुना है। तो देखो कंफ्यूजन कैसे होता है, इंग्लिश में क्या बोल रहा है हमको, इंग्लिश में हमको बोल रहा है कि नया उपकरण का जो खर्चा है वो कितना आएगा, वो कितना गुना हम करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर बनेगा। वहीं पे अगर हम हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में हमको एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि क्या हमसे ये पूछ रहा है कि कुल व्यय कितना गुना है, जबकि हमको तो ये निकालना पड़ेगा ना। तो देखो 100 है, 100 को आप सीधे सीधे 12.5 से डिवाइड कर दो, 100 को आप सीधे सीधे 12.5 से डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि नए उपकरण फर्नीचर एवं मरम्मत पर व्यय की गई जो राशि है उसका कितना गुना कुल व्यय है। तो देखो पॉइंट काटो, 10 लिखो,
ये जाएगा आपसे, किससे भेजोगे इसको, 25 से भेज दो, 25 पंचे 25 चौके, ये जाएगा आपका 2 बार में, तो आंसर कितना निकल के आएगा 8%। 8%, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो आप समझ गए ना, 13 से लेकर जो 17 तक के क्वेश्चन थे वो मैं आपको नॉर्मल भी बता दिया हूँ, और जो दृष्टिबाधित के थे वो भी मैं आपको बता दिया हूँ। चलिए आगे क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोल रहा है, सभी वैज्ञानिक अनुसंधानों का आधार क्या होता है, प्रतिवेदन लेखन। ऑप्शन नंबर ए प्रतिवेदन लेखन, ऑप्शन नंबर बी शोध अभिकल्प, ऑप्शन नंबर सी उपकल्पनाओं का निरूपण, ऑप्शन नंबर डी सम प्रत्ययों को परिभाषित करना। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ये कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना ही सभी साइंटिफिक रिसर्च का फाउंडेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है। ऑप्शन ए शिक्षण एक सामाजिक क्रिया, ऑप्शन बी शिक्षण एक व्यक्तिगत क्रिया, ऑप्शन नंबर सी अधिगम एक सामाजिक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी अधिगम एक व्यक्तिगत क्रिया है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ए और डी आपका सही है। कौन कौन सा, ए और डी, शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है और साथ ही साथ अधिगम एक व्यक्तिगत क्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित अभिकथन ए एवं तर्क आर पर विचार कीजिए और फिर नीचे दिए गए कूटों में से सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, कर लेते हैं। तो देखो कथन क्या है, शिक्षण प्रभावशीलता को विशेष संदर्भों में परिभाषित किया जाना चाहिए, सही बोल रहा है। प्रभावकारी शिक्षकों को अपने विषयों पर अच्छा अधिकार प्राप्त होना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन क्या ये दोनों साथ में सही है, क्योंकि नीचे तो कूट सत्य और असत्य पूछ रहा है ना। जब भी ऐसा कभी होगा ना तो आप एक बार यहाँ पे ये लगा के देखना, क्यों कि, क्योंकि मतलब जैसे दो शब्द अपन लगाते हैं ना, कि मान लो जैसे ये कढ़ी चावल अच्छा बना है, क्यों, क्योंकि दही इसकी अच्छी थी, दही खट्टी थी इसलिए कढ़ी चावल अच्छा बना है, ये बोल सकते हैं ना। और वहीं पे इंग्लिश में बिकॉज, बिकॉज, ये छोटी छोटी चीज करना चालू करो, आपके कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होते जाएंगे। तो देखो शिक्षण प्रभावशीलता को विशेष संदर्भों में परिभाषित किया जाना चाहिए क्योंकि प्रभावकारी शिक्षकों को अपने विषयों पर अच्छा अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है ना, मतलब ये ऐसा लग रहा है ना आपको कि नहीं यार थोड़ा पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है या फिर मजा नहीं आ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, कि ए और ए और बी दोनों अपनी अपनी जगह सत्य है, लेकिन आर ए के लिए पर्याप्त तर्क प्रस्तुत नहीं करता है और आर के कारण अपन ए को सही नहीं बोल सकते। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, इसलिए इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर बी, ए और आर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखो कि सीखना, सीखने से, सीखना क्या है, मतलब इसका ये है कहानी, कहने का मतलब बुद्धि लब्धता, आईक्यू में वृद्धि होना, व्यवहार में परिमार्जन होना, रुचि का विकास होना, या फिर ए और बी दोनों। तो देखो पढ़ाई लिखाई करोगे तो बुद्धि अपने आप बढ़ ही जाएगी, तो इसमें होना चाहिए व्यवहार, व्यवहार को सीखना बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे रटना भी, तो रटने से भी आईक्यू बढ़ सकता है, यहाँ पे सीखना बोल रहा है, सीखेंगे हम कुछ चीज तो हमारे व्यवहार में भी झलकेगा कि हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा नेचर कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है, यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। विषय वस्तु की ठोस जानकारी, अच्छा संप्रेषण कौशल, पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझाने में विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को अच्छा नोट्स बनाने में सहायता करना। देखो नोट्स बनाना कभी भी एक क्लास का रूल नहीं होना चाहिए, जो कि है वो बात अलग है, लेकिन नोट्स क्या है, हम समझ जाए फिर हम खुद से नोट्स बना ले, वो ज्यादा बेहतर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उसका सही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक कंप्रहेंसिव दिया हुआ है, यहाँ पे कंप्रहेंसिव दिया हुआ है, अपन इसको पूरा पढ़ेंगे जब, तो इसको पूरा पढ़ने के बाद हम 23 से 27 तक का आंसर निकालेंगे। तो मैं इसको पहले देख चुका हूं, अगर अभी मैं आपके सामने पढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं कि उन दिनों में अंग्रेजी सीखना आवश्यक था क्योंकि, तो इसका सही आंसर है मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर, लेकिन ऑप्शन नंबर डी ही नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। जो यहाँ पे नहीं है उसको जब मैं वीडियो एडिट करूंगा ना तो मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लगा दूंगा, तो आप इसका सही आंसर देख लेना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, सही उत्तर, सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यह वाला था, उपरोक्त पैसेज में फेथ शब्द का क्या अर्थ है, पैसेज के अनुसार पूछा है, ठीक है, कि फेथ शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर है सही सी, विश्वास। नॉर्मल लाइफ में भी फेथ का मतलब विश्वास ही है और पैसेज के हिसाब से भी विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25, अभिव्यक्ति एबोलिस्ट एवं एबोलिस्ट ईट फ्रॉम माय यूनिवर्स का अर्थ है कि उन्होंने उस पुस्तक पर ध्यान नहीं दिया, अतः यह एबोलिस्ट और यूनिवर्स उदाहरण है।
तो इसका सही आंसर क्या है? 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विस्तृत अर्थ वाला। एक मिनट ना, मैं पीछे फेथ का क्या बताया हूँ, विश्वास। हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कि लेखक के पिता अपने पुत्र की परीक्षा परिणाम पर चिंतित नहीं थे क्योंकि सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो आपके हिसाब से अलग हो सकता है उपयुक्त विकल्प, मेरे हिसाब से अलग हो सकता है उपयुक्त विकल्प, कि हम पैसेज को कैसे समझ रहे हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उनके अनुसार परीक्षा प्रणाली उचित एवं विश्वसनीय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, परीक्षा में लेखक को किस विषय में सफलता मिली? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र, क्योंकि विज्ञान पे बेस्ड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमारा फिर नॉर्मल क्वेश्चन चालू हो जाता है। वो कॉम्प्रहेंसिव आप पढ़ लेना, उसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आप उसको पढ़ के समझ के ही उसका आंसर निकालना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको यहाँ से यहाँ तक का मेरा कॉम्प्रहेंसिव पढ़ा हुआ था, तो मैं आपको बता दिया हूँ इसका आंसर, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है ना। ये 5 क्वेश्चन, 23, 24, 25, 26, 27। चलिए अब 28 नंबर से अपन देखते हैं नया क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नया क्वेश्चन 28 नंबर, एक मिनट, एक मिनट ना, एक मिनट बस होल्ड करो। 28 नंबर, योजनाओं एवं उनके उद्देश्यों के संबंध में निम्न को सम्मिलित कीजिए। ये जो है, इसमें से कौन कौन सा संबंध एक दूसरे को प्रस्तापित करता है? संक्षेप और उद्देश्य, इसको मिलाना था। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न को सम्मिलित कीजिए, इसमें भी आपको मिलाना था, तो इसका भी सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो आप इसको करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका सम्मिलित का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कोड ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा सही है? तो देखो, GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस, लेकिन ग्राफिक नहीं होता, ग्राफिकल होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है, देखो, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये सही है। गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये सही है। VPN वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क, ये सही है। तो BCD सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 32, निम्न में से कौन सा संचार की एक विशेषता नहीं है बोल रहा है? संचार की एक विशेषता नहीं है, यह 2 मार्गी प्रक्रिया है, सही है। यह सीधी रेखा में गमन करता है ना, क्योंकि ये भाई जो तुम बोलोगे सामने वाला भी तो बोलेगा। ऑप्शन नंबर सी, इसमें सूचना साझा करने और समझ शामिल रहता है। ऑप्शन नंबर डी, व्यवसाय एवं गैर व्यवसायिक संगठनों में एक सतत प्रक्रिया है, सही है ये भी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा कि ये गलत है, यह सीधी रेखा में गमन नहीं करता है, ये द्विरेखीय है, मान लो आने जाने वाला दोनों। क्वेश्चन नंबर 33 कि वाहन आवागमन प्रदूषण के संबंध में निम्न में से क्या सही है? अप्रैल 2020 से BS6 मानकों का कार्यान्वयन है। अप्रैल 2020 से BS5 मानकों का कार्यान्वयन है। BS6 मानक इंजन से संबंधित है, BS5 मानक इंजनों से संबंधित है, BS6 मानक ईंधनों से संबंधित है, BS5 मानक ईंधनों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर आपका ए कि 1 2 3 सही है, 1 2 3, ये 3 सही, सॉरी 1 2 5, 1 2 5 BS6 मानक ईंधनों से संबंधित, 5 यार सॉरी, मानक ईंधन नहीं, BS6 मानक ईंधनों से संबंधित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि कथन, क्या लड़के एवं लड़कियों के विवाह का उम्र समान रखने के लिए कानून बनाना चाहिए? तर्क, हाँ, लड़के तथा लड़की समाज में बराबर हैं, ये तो सही है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी, नहीं, लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से पहले परिपक्व हो जाती हैं। तो देखो, क्या बताया था मैं आपको, क्योंकि लगा के देखो और पढ़ के देखो कि आपको इसमें से क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि हाँ, लड़का लड़की सामाजिक रूप से बराबर है। लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से पहले परिपक्व हो जाती हैं, डिपेंड करता है ना यार, डिपेंड करता है कि इनके जीन्स कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कि सही अभिकथन कौन सा है? दल संप्रेषण अधिकतर अनौपचारिक व कभी कभी औपचारिक होता है। ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत संप्रेषण अधिकतर औपचारिक व कभी कभी अनौपचारिक होता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी, ए और 2 दोनों गलत है, कि ये कभी कभी वाला बात ही नहीं है, ये सिचुएशन के हिसाब से होता है। क्वेश्चन नंबर 36, सही अभिकथन को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 36, सही अभिकथन को पहचानिए। स्वतंत्रता के उपरांत संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु वर्ष 1948-1949 में राधाकृष्णन शिक्षा आयोग की स्थापना हुई। बाद में कोठारी आयोग नियुक्त किया गया तथा इन दोनों आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नई शिक्षा नीति 1989 तैयार की गई। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दोनों गलत, कि ये भी गलत है और ये भी गलत है, इन दोनों में से कोई भी पूरी तरीके से सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी निष्कर्ष के लिए 3 पद आवश्यक होना चाहिए।
निम्न में से एक इनमें शामिल नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है बोला है? अनुमति, लिंग, व्याप्ति और अनुमान तो होना चाहिए, अनुमति इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। उच्चतर शिक्षा के लिए डिजिटल पहलों में क्या सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन ए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की शुरुआत, ऑप्शन बी डीटीएच चैनलों के द्वारा उच्च गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रमों को का टेलीकास्टिंग, ऑप्शन सी उच्च गुणवत्ता अनुसंधानों पेपरों के लिए विशेषकर नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी की स्थापना, ऑप्शन डी सेंट्रल क्लाउड स्ट्रक्चर जैसे बादल, जिसे बादल कहा जाता है, उसकी स्थापना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी कि ए बी डी और इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। प्रकृति में उपस्थित पर्यावरण का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए पर्यावरणीय इन्वेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी पर्यावरणीय सेटिंग, ऑप्शन नंबर सी पर्यावरणीय अंकेक्षण, ऑप्शन नंबर डी पर्यावरणीय प्रबंधन योजना। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए पर्यावरणीय इन्वेंटिंग, पर्यावरणीय इन्वेंटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 कि जैव विविधता संरक्षण में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी क्लोनिंग विविधता। आपका जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, स्पेसिफिक डाइवर्सिटी है और इकोसिस्टम में, ये तीनों नेचुरल है, जबकि क्लोनिंग आपका आर्टिफिशियल होती है, कृत्रिम कृत्रिम भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 रीजनिंग का क्वेश्चन है ये कि यदि किसी भाषा में नॉलेज को ये लिखते हैं तो उसी भाषा में हॉरिस्टिक को क्या कहेंगे? तो देखो एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ एबीसीडी है ना, यहाँ आप याद कर लो, ये आप याद कर लो। अभी तो आपको याद होगा नहीं, जानता हूं मैं कई लोग को, इसलिए लिख दिया हूं ताकि कंफ्यूजन मत हो। देखो नॉलेज है KNOWLEDGE। अब एक चीज देखो क्या क्या लिखा है इसके नीचे, देखो 2 5 6 5 3 5 4 7 5। नॉलेज कितने नंबर में आता है? नॉलेज आता है 11 नंबर में। इन दोनों को प्लस कर दोगे तो 2 बन जाएगा। एन कितने नंबर में आता है? एन आता है 14 नंबर में। इन दोनों को आपस में, ये 2 बन गया ना, इन दोनों को आपस में प्लस कर दोगे तो 5 बन जाएगा। इसी प्रकार ये पूरा बना है। तो देखो तीसरा क्या है? ओ क्या है? 15, 15 को आपस में प्लस कर दोगे तो 6 हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसका निकाल लेंगे, किसका? HEURISTIC। तो H कितने नंबर में आता है? H आता है 8 नंबर में, तो 8 ही। E आता है 5 में, U आता है आपका 21 में, तो 21 का टोटल कितना हो जाएगा? 3। R आता है आपका 18 में, R आपका 18 में आता है, तो 18 का टोटल कितना हो जाएगा? तो 18 का टोटल हो जाएगा 9। आई आता है आपका, आई तो छुट्ट 9 में आता है। एस आता है आपका 19 में, तो 19 का टोटल कितना हो जाएगा? तो 19 का टोटल हो जाएगा आपका 19 का टोटल हो जाएगा 10 और 10 का टोटल हो जाएगा आपस में 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1। कहाँ तक पहुंचता है अपन? एस तक। टी का टोटल कितना है? टी होता है 20, तो 20 का टोटल हो जाएगा आपका 2। फिर आई का टोटल होता है 9 और सी का टोटल होता है 3। तो देखो 8 5 3 9, 9 1 2 9 3, 8 8 5 3 9, 9 1 2 9 3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। प्राचीन काल में सामान्यतः शिक्षा मौखिक रूप से प्रदान की जाती थी वो गुरुकुल वगैरह में, और वो बाण चलाना सिखाते थे तथा वेद व धर्मशास्त्रों का स्मरण किया जाता था। बाद में जो शिक्षा पढ़ाई जाने लगी वह है ऑप्शन नंबर ए भाषा, खगोल, विज्ञान एवं गणित, ऑप्शन बी व्याकरण, संस्कृत एवं ज्योतिष, ऑप्शन नंबर सी व्याकरण, तर्क एवं तत्वमीमांसा, ऑप्शन नंबर सी क्या? व्याकरण, तर्क एवं तत्व मीमांसा। फिर डी क्या है? संस्कृत, ज्योतिष और तत्व मीमांसा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी कि व्याकरण, संस्कृत और ज्योतिष। ज्योतिष भी एक सब्जेक्ट था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई प्रगति के विषय में निम्न में से क्या सही है? निम्न में से क्या सही है? ठीक है, यह ई गवर्नेंस का एक व्यापक योजना है जो आंध्र प्रदेश के नागरिकों को सेवाएं देता है। सही है ये। संपूर्ण राज्य में एंटरप्राइज आर्किटेक्चर की धारणा बनाना और कार्यान्वयन करने वाले पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है। यह लगभग 745 सेवाएं सरकार से, कस्टमर सरकार से, एजेंसी तथा सरकार से सरकार तक सेवाएं देता है। सही है। इस टेक्नोलॉजी ज्वाइंट इन्फोसिस के सहयोग से विकसित की गई है, तो ये गलत है। ए बी सी ये सही है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी है किसी में? ऑप्शन नंबर ए में ही ए सही है इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी अनुशंसा से किया गया? क्वेश्चन नंबर 44, ये किया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन के द्वारा के गठन ने जो अनुशंसा की थी उस पर बना था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। क्वेश्चन नंबर 45, एक समान गति,
से एक कार 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, यदि 4 किलोमीटर की गति से घंटे से बढ़ा दी जाए गति को, तो वह दूरी 1:2 घंटे में तय होती है। बताइए दूरी कितनी है? देखो आप एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, ये ए से बी तक की दूरी है, ये कांस्टेंट है। अब आप दूरी छोड़ दो। आप एक बात हमेशा याद रखना कि आप स्पीड कैसे निकालते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालते हो। तो अगर मैं इस टाइम को ऊपर ले जाके इनटू कर दूंगा तो क्या मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा? इससे निकाल लूंगा ना, स्पीड इनटू टाइम करूंगा तो। बस इतना ही करना है आपको। ये जो है ये गोल्डन रूल है। आपको ना फॉर्मूला तोड़ना आना चाहिए अपने क्वेश्चन के हिसाब से। आप ये देखो कि आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। आप अगर एक बार क्वेश्चन को अरेंज करके ले गए ना तो आप आंसर आराम से निकालोगे। देखो, दो हमारे पास स्पीड है, दो हमारे पास टाइम है। क्या बोल रहा है? एक समान गति से एक कार 8 घंटे से। पहले तो आप देख लो स्पीड, स्पीड कितनी है? स्पीड मान लो x, टाइम कितना है? 8। ये डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 हो गया, समझ जाओगे ना आप। और इधर क्या बोल रहा है कि यदि गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दी जाए, ठीक है, गति हमारे पास x है, x को +4 कर दो, बढ़ा दी जाए, तो वह दूरी 7.5 घंटे में पूरी होती है। 7.5 घंटा मतलब ये कितना है? 15/2। 15/2 सॉल्व करो इसको। ये हो गया 8x इक्वल टू, अंदर आया 15/2x प्लस, जब इसका इससे इंटू होगा तो हो जाएगा ऊपर, ये इसको क्रॉस करेगा तो 2 कट जाएगा, 2 30, ये हो जाएगा 30। अब एक चीज देखो, x वाले को एक तरफ ले जाओ, ये 8x माइनस 15x, क्योंकि ये प्लस में तो इधर जाके माइनस हो गया, ये 2, इधर 30 बचा, ये गया ऊपर 16, तो यहाँ बचा x/2 इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई? x की वैल्यू निकल के आई 60। x की वैल्यू 60 निकल के आई। आपको क्या निकालना है? दूरी कितनी है बोला है? कुछ मत करो, बहुत ही ज्यादा इजी है। हमारे पास दो दूरी है, ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 2 है। इसी में भी रख लो, मैं एक करके आपको दोनों में रख के दिखा दे रहा हूँ। x इंटू जो 8 है, x की जगह आप रखे 60, एक मिनट ना, x की जगह रखे आप 60 इंटू 8, कितना हुआ? 480 किलोमीटर। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड वाले में रख के देख लेते हैं। देखो सेकंड वाला क्या है? x+4 इंटू 15/2 है। तो देखो x की जगह आप 60 रखे, 60 और 60 + 4 इंटू 15/2 किए, ये एक मिनट ना, ये 2 है, ये 64 हुआ। 2 को आप काट दोगे, 64 को काटोगे क्या होगा? 32, और 32 और 15 का इंटू करोगे तो आपका 480 किलोमीटर ही निकल के आएगा। इसका भी आंसर 480 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि डेंटल प्लान शिक्षण पद्धति संबंधित है, किससे संबंधित है? हमसे पूछ रहा है कौन सा? डाल्टन प्लान, सॉरी डेंटल प्लान पढ़ रहा हूं मैं, डाल्टन प्लान है ना। तो देखो ऑप्शन नंबर ए, कक्षा शिक्षण का उन्मूलन कर बच्चों को स्वयं की गति से सीखने हेतु उत्प्रेरित करना, या फिर ऑप्शन नंबर बी है आपका, खेल खेल तकनीक के द्वारा शारीरिक व कलात्मक कौशल का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी आपका, शाला की सीमा में रहते हुए सह पाठ्यक्रम व पाठ्योत्तर गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका, एक मुक्त शाला प्रणाली जिसमें छात्र स्वयं की पहल कर अपने आस पास से स्वयं के लिए सीखता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, कि अपने लिए एक ऐसा वातावरण बनाना जिससे वह बच्चा खुद सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। तो इसका साइन ये भी आपका मैचिंग वाला है, तो इसका सही आंसर आपका बी है। आप बी है, आप इसको मैच कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि नीचे दिए गए कथन और उसके बाद 3 तर्क 1 2 3 दिए गए हैं, सही विकल्प चुनना है। ठीक है, चुन लेते हैं। देखो, क्या इच्छा मृत्यु वैध है? अर्थात जो अन्य रोग से पीड़ित है उन्हें यदि इच्छा हो तो अपने जीवन को खत्म कर देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ, जो गवर्नमेंट है और जो हमारा कोर्ट है उसको लेके एक बहुत बड़ा इशू है ना। क्यों? क्योंकि इच्छा मृत्यु को हत्या माना जाता है। आपको एक केस याद होगा, एक जो लेडी थी, उनका नाम मेरे को याद नहीं है, वो नर्स थी, उनका रेप हो जाता है। वो करीब 20 साल तक पलंग में थी, मतलब बेड रेस्ट टोटल। उनको ना कॉन्शियसनेस था ना कुछ था, केवल वो मशीन से जी रही थी। तो उनके घर वालों का कहना यही था कि इनको ऐसा रखने के बजाय इनको इच्छा मृत्यु दे दी जाए, है ना, कि ऐसा जी रही हैं वो, इसके बदले उनको मौत मिल जाए, भाई उनके लिए ज्यादा अच्छा है। लेकिन गवर्नमेंट इस बात में एग्री नहीं हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट भी बहुत लेट लगाया था इसमें अपना जजमेंट देने से। तो चलिए इसको अपन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? नहीं, किसी को भी अपनी इच्छा पर अपनी जिंदगी खत्म करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह मानवता के मूलभूत सिद्धांत के खिलाफ है। ऑप्शन नंबर बी, हाँ,
रोगी जो भयानक बीमारी से गुजर रहे हो और उनके आरोग्य लाभ की कोई संभावना नहीं है तो उन्हें इच्छा मृत्यु देकर मुक्त कर देना चाहिए। फिर सी, कि नहीं, इच्छा मृत्यु भी एक प्रकार की हत्या है और हत्या को कभी वैध नहीं ठहराया जा सकता। तो देखो, ऑप्शन नंबर जो 2 है ये सही है, क्योंकि हाँ, रोगी जो भयानक बीमारी से गुजर रहे हों और उनके आरोग्य लाभ की कोई संभावना नहीं है तो उन्हें इच्छा मृत्यु देकर मुक्त कर देना चाहिए। जैसे मैं आपको बताया ना वो रेप केस, उसमें क्या हुआ था, जो रेपिस्ट था वो उनको चैन से बांध दिया था उनके गले को, तो उससे उनके स्पाइनल कॉर्ड में कुछ इंजरी हो गई थी और बहुत इश्यू हुआ था उनमें, तो वो टोटल बेड रेस्ट पे चले गई थी। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। और वो कानून ही क्या जो लोगों की हेल्प ना कर सके, मेरा ये मानना है ना? ये विवादित हो सकता है बयान, लेकिन मेरा हमेशा से ये मानना है कि वो कानून ही क्या जो लोगों की हेल्प ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर मैं उस क्वेश्चन में रहूँगा तो फिर मैं कुछ ऐसा बोल दूँगा जो क्लिप कट जाएगी उतने दूर की। क्वेश्चन नंबर 49, उच्च शिक्षा में स्वायत्ता का अर्थ निम्न में स्वतंत्रता होती है। किसमें स्वतंत्रता होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यक्रम विकास। नीति तो गवर्नमेंट बनाएगा, वित्त गवर्नमेंट कराएगा, प्रशासन भी गवर्नमेंट कराएगा। जो आपका पाठ्यक्रम विकास है वो अपने हिसाब से आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 50 जो लास्ट क्वेश्चन है, कि नीचे एक कथन और उसके पश्चात 3 कार्य योजनाएं क्रमांक 1, 2, 3 दिए हैं। ऐसी योजनाएं छांटो जो तार्किक रूप से कथन के अनुरूप हो। कथन, परमाणु ऊर्जा देश को सुरक्षित नहीं रख सकता। कार्य योजना, परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने हेतु खर्च हमें बंद कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा के लिए हमें गैर परमाणु ऊर्जा प्रणाली का विकास करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, परमाणु शक्ति को निवारक के रूप में रखना चाहिए। तो इसमें से कौन-कौन सा सही है? तो इसमें से 2 और 3 सही है, कि सुरक्षा के लिए हमें गैर परमाणु ऊर्जा प्रणाली का विकास करना चाहिए और परमाणु शक्ति को भी हमें रखना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर अपन इंडिया के बेसिस पे देखते हैं तो हमारे बगल में एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है। अगर उन लोग हमको थ्रेटन करेंगे कि हम न्यूक्लियर पावर मार देंगे, जो हमेशा पाकिस्तान करते रहता है, तो हमारे पास भी तो न्यूक्लियर ऊर्जा होनी चाहिए ना, जिससे उनको डर लगे कि अगर हम मारेंगे इनको तो ये भी हमको मार देंगे। तो इंडिया का तो कुछ हिस्सा बच ही जाएगा फिर भी, लेकिन पाकिस्तान तो पूरा ही खत्म हो जाएगा ना। तो ये थे 50 क्वेश्चन, 50 के आंसर हमने देख लिए हैं। अगर आपके पास कोई फीडबैक हो मेरे लिए तो उसको जरूर दीजिएगा। वीडियो के लिए फीडबैक होगा वो जरूर दीजिए।